नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है नमन सोनी जी की। इन्होंने पूछा है, सिंह लग्न की कुंडली में गुरु नवम भाव में, नौमांस में धनु लग्न की कुंडली में गुरु नवम भाव में और चलित में भी गुरु नवम भाव का ही फल दे रहे हैं, यह कैसा रहेगा? सीधी सी बात है, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली में भी गुरु कारक होते हैं और नौमांस में भी देखा जाए तो धनु लग्न बना हुआ है, वहाँ गुरु कारक हुए। तो दोनों ही जगहों में गुरु की प्रधानता आ रही है और ऐसी अवस्था में गुरु बलवान स्थिति में भी हैं, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। जन्म कुंडली में जब भी किसी के गुरु बली होते हैं तो इसका प्रभाव पता चलता है व्यक्ति के व्यक्तित्व से। अगर शरीर फैल रहा है, शरीर थुलथुला हो रहा है, तो समझ लीजिए कि गुरु का ही प्रभाव है। गुरु व्यक्ति के शरीर को थोड़ा भारी कर देते हैं, फैला देते हैं, तो वो हो रहा है तो समझ लीजिए गुरु का संपूर्ण प्रभाव है। गुरु का प्रभाव है, अच्छा माना जाएगा। विपुल याग्निक है, इन्होंने पूछा है कि सिंह लग्न में 10वें भाव में बुध अस्त का सूर्य के साथ बैठा है और उस पर चंद्रमा की 7वीं दृष्टि, मकर का वक्री गुरु की 5वीं दृष्टि, शनि की 3री दृष्टि, दूसरे भाव से राहु की 5वीं दृष्टि, साथ में 11वें भाव से शुक्र का बुध के साथ परिवर्तन योग है, तो 10वें भाव का फल क्या होगा? बुध का फल कैसा मिलेगा? तो सिंह लग्न की कुंडली में देखा जाए तो बुध अस्त होकर के बैठे हैं, ये बात तो ठीक है, परंतु ये देखिए कि क्या वो 12 अंश के ऊपर हैं? 12 अंश के ऊपर हैं, मृत नहीं है, तो फिर वो ठीक अच्छा फल देंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक दूसरा, द्वितीय पति और तृतीय लाभपति बनकर के जाकर के दशम से संबंध बनाना, बुध दशम के कारक भी होते हैं, और एकादश पति बनकर के दशम से संबंध बनाए तो कामधेनु योग बन जाता है। साथ ही साथ द्वितीय पति बनकर के दशम से संबंध बनाए हैं और लग्नेश के साथ संबंध तो बुधादित्य योग तो बना ही, महाधनी योग भी ये बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के भले दृष्टि बाकी ग्रहों की भी पड़ रही, लेकिन लग्नेश के साथ है बुध, सो अंततोगत्वा ये रिजल्ट बहुत अच्छा देने वाला माना जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि सूर्य जो कि 10वें भाव में बैठे हुए हैं बुध के साथ, अब शनि की दृष्टि पड़ जाना, राहु की दृष्टि पड़ जाना, कहीं ना कहीं पिता के सुखों में कमी, कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियां, विघ्न बाधाएं तो आएंगी, लेकिन ये विघ्न बाधा वैसे ही है जैसे सोने पर सुहागा। जब तक संघर्ष जीवन काल में ना आए तब तक सफलता का मजा कैसे मिलेगा? सूर्यमणि दास जिन्हें पूछा है, धनुलग्न गुरु सूर्य लग्न में, गुरु 27 डिग्री, सूर्य 16 डिग्री, गुरुवस्थ हैं, क्या मैं पुखराज पहन सकता हूं? बिल्कुल पहन सकते हैं। धनु लग्न की कुंडली है, लग्न में गुरु बैठे हुए हैं तो गुरु को बल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 27 अंश पर गुरु केवल आपके अस्त नहीं वरन मृत भी हैं, तो गुरु को बल देने के लिए आप जरूर पुखराज पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। श्याम सुंदर शर्मा जी ने पूछा है, आपने कहा कि सिंह लग्न में शनिदेव मारक होते हैं। मेरी जन्म कुंडली में 6ठे भाव में चंद्रमा और शनि ग्रह हैं। मेरी जन्म कुंडली सिंह लग्न और मकर राशि है, क्या शनिदेव मारक होते हैं? लग्न में मंगल ग्रह है। पहले तो आपने मेरे मारक से संबंधित बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे, न देखे हो तो मैं फिर दोहरा देता हूं, पहले जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा समझना। मारक एक शब्द है, जैसे मारक मृत्यु से संबंधित है, मृत्यु से जुड़ा हुआ है। जब हम मारकेश कहते हैं तो मारक का ईश स्वामी, उसी को मारकेश कहा जाता है। परंतु ज्योतिष शास्त्र सदैव मारक का अर्थ मृत्यु से नहीं जोड़ता, वो कहता है विस्तीर्णता, नाना प्रकार की परेशानियां होना, यही है मारक। अब ऐसा नहीं है कि हर समय मारक का अर्थ यही होता है। मारक का जो अर्थ है वो समय समय पर बदल जाता है। अगर बाल्यकाल है, यानी बालक 2 वर्ष, 1 वर्ष या 4 वर्ष तक के बीच का है, तो उस समय मारकेश संभव है, उसके लिए जानलेवा सिद्ध हो। बुढ़ापे का समय है तब मारकेश जानलेवा सिद्ध हो। लेकिन व्यक्ति 25 वर्ष या 26 वर्ष या 30 वर्ष की उम्र का है, 40 वर्ष की उम्र का है, नहीं मध्यायु में है, मध्यमावस्था में है, तो यहां पर मारकेश का अर्थ होता है विस्तीर्णता। अब मान लिया जाए एक कॉलेज पढ़ने वाला बच्चा है, तो उसके लिए मारकेश रोज रोज जाके कॉलेज में मार झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, मन उसका पढ़ाई में नहीं लगेगा। एक व्यापारी है तो उसके लिए मारकेश, उसका व्यापार छिन्न भिन्न होगा, व्यापार से संबंधित रोज परेशानी आएगी, व्यापार में कर्ज बन जाएगा, परेशानियों से वो दब जाएगा, जिसके चलते उसका व्यापार पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाए। लेकिन यही वृद्धावस्था हो तो फिर मारकेश जान लेता है। अब आपने जैसा कहा शनिदेव, यहाँ शनिदेव स्वराशि के होकर के बैठे हैं, हाँ ये मारकेश तो हैं, इस कुंडली में मारक तो हैं, षष्ठपति और सप्तमपति बनते हैं, षष्ठ में बैठे हुए मारक तो हैं।
शनि के साथ बैठे तो विषयोग भी है, और चंद्र कुंडली बना दी जाए तो चंद्रमा के साथ ही शनि होने के चलते आपके जीवन काल में आपका प्रत्येक कार्य भी कहीं ना कहीं विलंबित होने वाला है। और ऊपर से लग्न में आपके मंगल बैठे तो धैर्य की कमी तो आपके अंदर 100% होगी। तो सवाल ये उठता है कि शनि मारक होकर के क्या यहाँ जानलेवा सिद्ध होंगे? तो एक पॉइंट बनता है कि शनि लेकिन षष्ठपति बनकर के स्वगृही है तो शत्रुहंता योग भी तो बनता है। तो मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी कोई ग्रह अपने भाव से संबंधित होता है अथवा भाव पर दृष्टि डालता है तो उस भाव से संबंधित प्रभाव में वृद्धि करता है। ये बात लागू होती है बाकी के सभी ग्रहों पर, शनि के साथ ये बात उल्टी लागू होती है। जब ये अपने भाव पर दृष्टि डालते हैं, जब ये भाव से संबंध बनाते हैं, तो उस भाव से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं सबसे पहले उसको दबा देते हैं। अगर विशेषकर षष्ठ भाव, तो षष्ठ भाव केवल और केवल परेशानियों का भाव है, तो उस भाव से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, रोग रिपुण से संबंधित, उसको दूर करने का ये काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि शनि मारक है, लेकिन कोई चिंता नहीं। अब चिंता तो जितनी है वो विषयोग है तो उतनी चिंता तो है ही। रंजना बाम जी ने पूछा है, मेष लग्न, लग्न में सूर्य चंद्रमा केतु बुध हैं, दूसरे भाव में बृहस्पति, चौथे में शनि, सातवें में राहु, 12वें में शुक्र और मंगल, क्या ग्रहण योग? कोई स्वास्थ्य समस्या तो नहीं? मेष लग्न, लग्न में ही सूर्य चंद्रमा केतु हैं तो राहु सप्तम में होकर के दृष्टि डाल रहे होंगे। अब देखना होगा, हमेशा याद रखिए कि युति में जब दुर्योग का निर्माण होता है, जैसे राहु या शनि के होने से किसी तरह की युति का दोष लगता है, तो उसमें पहला पॉइंट रहेगा कि इन दोनों ग्रहों के बीच जो दुर्योग या योग का निर्माण कर रहे हैं 12 अंश से ज्यादा की दूरी न हो। 12 अंश से ज्यादा की दूरी होने पर दुर्योग का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। अब इसके बाद यह देखना होता है कि शीघ्रगामी ग्रह से मंद गति वाला ग्रह पीछे न हो, आगे हो। जैसे सूर्य एक राशि को एक माह में पार करेंगे, लेकिन राहु केतु का समय लंबा है, वो लंबे समय तक एक राशि में समय व्यतीत करेंगे, 18 महीने का उनका समय है। तो अब केतु अगर पीछे छूट गया और सूर्य आगे निकल गए हैं, और विशेष करके 12 अंश से आगे, तब तो दुर्योग है, नाम का दुर्योग है कि यह ग्रहण है, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर केतु आगे हैं और सूर्य पीछे हैं, तो वो 12 या 14 अंश भी पीछे होंगे, तब भी गणना ग्रहण की होगी, क्योंकि पीछे वाला ग्रह तेजी से आगे बढ़ रहा है। और केतु राहु का भी क्या है प्रयोजन कि वो पीछे की तरफ ही आ रहे हैं, तो यहां पर ग्रहण मान्यता में आएगा। तो ग्रहण तो ये है। अब रही बात की स्वास्थ्य से संबंधित, तो ये सब लग्न में ही बना हुआ है, तो आंखों से संबंधित परेशानी, हड्डियों से संबंधित परेशानी की संभावना को तो दर्शा ही रहे हैं। राम कपूर जी हैं, इन्होंने पूछा है कि सिंह लग्न, राहु दूसरे भाव में, शुक्र और मंगल नवम में, बुध और गुरु 10वें में, सूर्य और चंद्रमा 11वें में और शनि 12वें में, कालसर्प योग है, व्यापार में आर्थिक तंगी लगी रहती है, शरीर में बीमारियां लगी रहती हैं और शनि की महादशा से गुजर रहा हूं। अभी तो कहना ही नहीं, सीधी सी बात है कि मार्केस चल रहा है। अब आप अभी थोड़ी देर पहले मार्केस की बृहद व्याख्या सुन रहे होंगे, तो सारी बातें आप अपने ऊपर लागू कर लीजिए। सिंह लग्न, राहु दूसरे भाव में, शुक्र और मंगल नवम भाव में, बुध और राहु दूसरे भाव में है, शुक्र और मंगल नवम भाव में, बुध और गुरु 10वें में। हाँ जी, कालसर्प तो यहाँ बनी रहा होगा क्योंकि केतु अष्टम में होंगे, तो सारे ग्रह भीतर ही हैं, तो ये कालसर्प तो है। व्यापार में आर्थिक तंगी के पीछे भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं परेशानी की तो स्थिति बनी ही हुई है, क्योंकि अगर देखें तो आपने कहा है सूर्य और चंद्रमा 11वें में और शनि 12वें में, तो सिंह लग्न में 11वें भाव में मिथुन राशि हो गई। मिथुन राशि में सूर्य का होना तो अच्छा है, लेकिन चंद्रमा भी वहीं पर बैठे हैं, तो पहले तो ये अमावस्या के करीब के चंद्रमा हो गए, और दूसरा देखा जाए तो मिथुन राशि को चल रही थी ढैया, तो मानसिक अशांति और परेशानी का कारण, और कहीं ना कहीं सब तरफ से कष्ट का समय तो था ही, ऊपर से आपने कहा शारीरिक बीमारियां, तो ये जो मार्केस आपको चल रहा है ये उसी के प्रभाव से है। मार्केस के पीछे का जो कारण है वो यही है कि आपको तरह तरह की परेशानियां वो दे रहा है। बस हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, पीपल वृक्ष की जड़ को शनिवार के शनिवार सींचिए, इससे लाभ मिलेगा। ध्रुवित राठौड़, इन्होंने पूछा है, नवमांश में मीन लग्न है और तृतीय भाव में वृषभ राशि, वृषभ राशि में 5 अंश पर चंद्रमा है और मंगल पंचम में, मंगल नीच के, तो क्या चंद्र उच्च के होने की वजह से मंगल का नीच भंग हो जाएगा? नवमांश में मीन लग्न है, अच्छी बात। तृतीय भाव में वृषभ राशि में 5 अंश पर चंद्रमा है और पंचम में मंगल नीच के हैं, तो क्या चंद्र के उच्च के होने की वजह से मंगल का नीच भंग हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि ज्योतिष का एक तर्क कहता है कि अगर कोई ग्रह जहां जन्म कुंडली में नीच का हो रहा, उसका राशिपति यदि उच्च का हो जाए तो उसका नीचत्व भंग हो जाएगा। तो हाँ, ये भंग है। परंतु मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बाकी के कार्यक्रमों को देखते होंगे तो आपको यह पता होगा कि नीचत्व भंग होने का यह मतलब नहीं कि नीचत्व जन्य जो भी दोष परेशानियां हैं वो पूरी की पूरी तरह से समाप्त हो जाए।
मैं हमेशा से बताता आया हूं, हमेशा से समझाता आया हूं कि ज्योतिष शास्त्र में उच्च के ग्रहों को बड़ी बड़ी महत्ता दी गई है तो नीच के ग्रहों को बुरा बनाने वाला, बुरा प्रभाव देने वाला। ये अलग बात है कि कालांतर में इसमें प्रभाव आया। नीच के ग्रह भी बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, नीच के ग्रह भी उतने ही बलशाली होते हैं जितने कि उच्च के ग्रह। अब चूंकि ज्योतिष पूरी तरह से आध्यात्म है, वेद का नेत्र, फलतः आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जहां उच्च के ग्रह व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति की सोच को, व्यक्ति की आत्मा को ऊंचा उठाने में सहयोगी होते हैं। अब आत्मा कोई ऊंचा और नीचा उठने की चीज नहीं है, आत्मा तो सदैव ऊंचा है, परंतु आत्मा जो हमारे भीतर इस समय यानी सूर्य की किरणें, वो किरणें जो इसमें आकर के समाहित है इस शरीर में, उसको ऊंचा उठाने का काम करते हैं। और जो नीच के ग्रह हैं वो पतन की ओर ले जाते हैं, इसलिए नीच के ग्रह को अच्छा नहीं माना गया। जबकि आज भौतिक युग में देखा जाए तो नीच के ग्रह से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते देखा गया है। तो आपने जो पूछा है, नीच भंग तो हो ही जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कविता जी हैं, पूछा इन्होंने, दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं, तीसरे भाव में सूर्य बुध बैठे हैं, चौथे भाव में राहु बैठे हैं, 9वें भाव में शनि, क्या कुंडली में कालसर्प योग है? वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न में गुरु चंद्रमा की युति है, दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं, तीसरे भाव में सूर्य बुध, चौथे भाव में राहु, 9वें भाव में शनि। जी बिल्कुल, कालसर्प कैसे होगा? जब चौथे भाव में राहु बैठे हैं तो 10वें में केतु होंगे, तो शनि तो बाहर हैं इस परिधि से। हमेशा याद रखिए, कालसर्प के बारे में कहते कहते मैं थक गया हूं। प्रायः लोग ग्रह भी साथ हो, राहु केतु के साथ भी यदि कोई ग्रह बैठा है, कालसर्प नहीं है। राहु केतु की परिधि से कोई ग्रह बाहर निकल आया तो वो प्लेनेट, वो ग्रह सेविंग प्लेनेट बन जाता है और ये कालसर्प नहीं वरन अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न कराता है। मैंने बताया है, हाँ मैंने ये बताया था कि इस परिधि से यदि शनि बाहर आ जाएं तो वो जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति उत्पन्न करते हैं। बाकी के ग्रह जब आते हैं, जैसे गुरु आए, चंद्रमा आए, बुध आए, तो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, जबकि शनि इस परिधि से जब बाहर निकलते हैं तो संघर्ष बढ़ा देते हैं। पर ये कालसर्प नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। कुलदीप पारिक जी हैं, इन्होंने पूछा है, कन्या लग्न सूर्य बुध केतु की युति 5वें भाव में और नौमांस में भी कन्या लग्न है जिसमें बुध नीच के हैं, युति मंगल के साथ, बुध की दशा कैसी जाएगी? जिज्ञासा जरूर शांत कीजिए। कन्या लग्न सूर्य बुध केतु युति 5वें भाव में और नौमांस में भी कन्या लग्न है जिसमें बुध बैठे हैं। नौमांस में भी कन्या लग्न है जिसमें बुध नीच के हैं। यह बड़ा विचारणीय तथ्य है कि नौमांस में बुध कन्या में होंगे तो नीच के कैसे होंगे? आप ये या तो कहना चाहते हो कि नौमांस में, अब देखिए ये सवाल या तो लिखने में कहीं गलती हुई है या समझने में कहीं ना कहीं आपसे भूल हुई, कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। नौमांस में कन्या में तो जब भी होंगे तो उच्च के होंगे, नीच के कैसे हो सकते हैं? या तो फिर मीन राशि में बैठे होंगे। पर फिर भी लग्नेश हैं तो इतना मैं जरूर बता देता हूं कि अगर अंश बल से लग्न में ठीक ठाक स्थिति में है तो कम से कम लग्नेश की दशा है तो अपना प्रभाव तो अच्छा ही देने के लिए जाना जाएगा, खराब नहीं। यशस्वी जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र 29 डिग्री उच्च के मीन राशि में और शुक्र पर वक्री गुरु की 5वीं दृष्टि है तथा नौमांस में भी शुक्र चौथे घर में उच्च के चंद्रमा के साथ और उन पर 7वीं गुरु की दृष्टि है। मालव्य योग का कितना फल मिलेगा? शुक्र कितना प्रभाव रहेगा? शुक्र का कितना प्रभाव रहेगा? ये पूछने की बात है, सीधी सी बात है। मिथुन लग्न की कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र। अभी अलग बात है कि शुक्र आपने जैसा लिखा 29 डिग्री पर बाल अवस्था का है, मीन राशि में होने के कारण बाल अवस्था का है। अब आपने आगे बताया कि नौमांस में भी शुक्र चौथे घर में बैठे हैं उच्च के चंद्रमा के साथ और उन पर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो मालव्य योग तो 100% है। बस यही है कि शुक्र को बल दीजिए। देखिए यही वो जगह है जहां पर ग्रहों को बल देने के लिए रत्न की विधा बनाई गई है। प्रायः लोग भार भार के रत्न पहनते हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। रत्न पहनना भी वैसे ही है जैसे आपके द्वारा शौकिया रोज दवा खाना। क्यों आप शौक से रोज दवा खाएंगे? अगर जरूरत नहीं है तो दवा क्यों खाएंगे? हां, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ये जो महंगे रत्न हैं ये आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाते हैं, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, जरा समझिए, एक समय था कि राजा महाराजा अपने हाथों में, अपने सर पर इन माणिक्यों को, इन रत्नों को धारण करते थे, लेकिन वो सर पर मुकुट भी पहनते थे। आज एक व्यक्ति मुकुट पहन करके रोड पर निकल जाए तो आप उसे क्या कहिएगा? बहरूपिया।
आज एक व्यक्ति अगर मुकुट पहन करके रोड पर निकल जाए तो हर व्यक्ति उसको देख के हंसेगा और उसको बहुरूपिया कहेगा। यानी इससे उसकी संपन्नता का नहीं वरन विपन्नता का बोध हो रहा है। देखिए, ये वक्त का खेल है, ये वक्त का खेल है कि जहां उच्च के ग्रह व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण देते थे, अब वहां नीच के ग्रह भी व्यक्ति को विकसित कर रहे हैं। अब आज के इस परिवेश में आप हाथों में चारों तरफ लपेटे रहिए पत्थर, तो आपको या तो शून्य या बुद्धिहीन या मूर्ख या असभ्य कहा जाएगा। विश्वास कीजिए, असभ्य ये शब्द ठीक रहेगा आपके लिए। तो उस अवस्था में रत्न भी जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बहुत सा रत्न धारण करे। अगर जरूरत न हो तो न ही पहने। कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को रत्न धारण करना हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति 2-4 रत्न पहने। कोई एक रत्न भी काफी होता है। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मालव योग है और आप इस शुक्र को बलि करने के लिए जरूर शुक्र का रत्न पहनिए, इससे शुक्र को बल मिलेगा। श्रेयांश कुमार जी हैं, पूछा है कर्क लग्न मकर राशि में सूर्य 12 डिग्री धनेश लाभ भाव में बैठे, उन पर धन भाव में बैठे शनि 1 अंश की डिग्री की दृष्टि और तीसरे भाव में बैठे राहु 9 डिग्री की दृष्टि पड़ रही है, कैसा फल मिलेगा? कर्क लग्न मकर राशि में सूर्य 12 डिग्री धनेश लाभ भाव में बैठे हैं, उन पर धन भाव में बैठे शनि की। देखिए, ये तो महाधनी योग है। अब शनि की दृष्टि पड़ने के कारण, राहु की दृष्टि पड़ने के कारण धन भाव में कहीं ना कहीं थोड़ी देरी होगी, विलंब से आएगा, लेकिन धनागमन होगा। क्योंकि सूर्य की अगर हम बात करें तो लाभ भाव में बैठे सूर्य जो है ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करते हैं और देखा जाए तो अति विशिष्ट कारक वहां के बन जाते हैं, तो ये अच्छा है। देवांश जी हैं, इन्होंने पूछा है अगर तुला लग्न हो और शनि 1 डिग्री, चंद्र 28 डिग्री 10वें भाव में हो और भाव चलित में चंद्रमा 11वें भाव में हो, गुरु केतु की युति 12वें भाव में हो, तो क्या नीलम से गुरु चंद्र के युति केतु पीड़ित हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, शनि को जब आप बल देंगे जो कि 1 डिग्री पर है और नीलम पहनेंगे तो शनि को बल जाएगा। तो जब उनकी दृष्टि में बल आएगा तो प्रभावित तो ये होंगे। लेकिन तुला लग्न की कुंडली में शनि सर्वाधिक योग कारक ग्रह है। वहीं शनि दूसरा तथ्य कहता है इस लग्न में शनि की दृष्टि जिन भाव पर जिन ग्रहों पर पड़ती है वहां से योग ही उत्पन्न होता है, भले वो विलंब से मिले। तो मुझे लगता है कि आपको नीलम पहनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहनिए। संगीता शर्मा जी हैं, इन्होंने पूछा है कर्क लग्न 18 अंश, लग्न में मंगल, 9 में चंद्रमा 17 अंश, केतु 17 अंश, षष्ठ में सूर्य 3 अंश, बुध 8 अंश, गुरु 12वें भाव में 9 अंश, शनि दूसरे भाव में 7 अंश, सूर्य की दशा चल रही, पैरों में बहुत दर्द है, परेशान हूं। कर्क लग्न और 18 अंश, लग्न में मंगल, 9 में चंद्रमा 17 अंश, केतु 17 अंश, षष्ठ में सूर्य। तो सीधी सी बात है, षष्ठ में सूर्य आपके बैठे हैं और कर्क लग्न की कुंडली अगर हो तो षष्ठ में जाकर के सूर्य का अगर बैठना देखा जाए तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु गुरु की राशि में बैठे हैं। अगर आप काल पुरुष की कुंडली की चर्चा मेरी सुनी हो आपने, तो वृश्चिक और वृश्चिक के बाद धनु आता है, तो ये पैर के आसपास का हिस्सा है और उसमें सूर्य जाकर के बैठे हैं जो हड्डियों के कारक हैं। फलतः ये तो परेशानियां चलती रहेंगी। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, रविवार को नमक का त्याग करिए। रजत अग्निहोत्री जी हैं, इन्होंने पूछा है सिंह लग्न में चौथे भाव में सूर्य 12 अंश पर के साथ गुरु और बुध हस्त हैं, लग्न में मंगल, द्वितीय में चंद्र 14 अंश, तृतीय में शुक्र 9 अंश, सप्तम में शनि 12 अंश, ऐसे में पन्ना धारण कर सकते हैं। सिंह लग्न में चौथे भाव में सूर्य 12 अंश के साथ गुरु और बुध अस्त हैं। तो सीधी सी बात है कि गुरु और बुध अस्त हैं, तो बुध पहले तो 12 अंश के साथ गुरु और बुध अस्त हैं, तो सूर्य 12 अंश पर है। लेकिन ये बुध और कितने अंश पर हैं ये जरूर देखिए। अगर बुध 12 अंश के आसपास या उससे ऊपर हैं, आप 100% पन्ना पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सिंह लग्न में चूंकि बुध लाभेश और द्वितीयेश होते हैं तो अकारक ही इनको माना गया, क्योंकि छठे से छठा होने के कारण लाभ भाव और द्वितीय भाव मारक बन जाता है। फलतः बहुत जरूरत नहीं होती, परंतु एकदम से नुकसान भी नहीं होता। अब क्यों धारण करना चाहते हैं, इसके पीछे का तर्क क्या है तो आप जाने। बहुत ज्यादा धन की अपेक्षा है, उसके लिए कुछ दिनों के लिए धन धारण करना चाहते हैं, पन्ना कर सकते हैं। कांति साहू जी ने पूछा है कि कर्क लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल 16 अंश, गुरु 6 अंश, केतु 17 अंश पर, द्वितीय भाव में राहु 17 अंश पर, छठे भाव में शुक्र 24 अंश पर और सप्तम भाव में सूर्य 24 अंश पर, बुध 14 अंश पर, नवम भाव में शनि 22 अंश पर और द्वादश भाव में चंद्रमा 9 अंश पर। क्या इस कुंडली में वैधव्य योग निर्मित हो रहा है? वैवाहिक जीवन कैसा होगा? कर्क लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल, अष्टम मंगल हैं कन्या की कुंडली में, तो हाँ, ये अगर ये कन्या की कुंडली है तो पुरुष की कुंडली है तो नहीं। अगर ये कन्या की कुंडली है तो हाँ, ये वैधव्य योग हुआ। और ऊपर से द्वितीय भाव में राहु 17 अंश पर बैठे हैं, छठे भाव में शुक्र 24 अंश पर, सप्तम में जो सूर्य बैठे हुए हैं
ये भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी की ही सूचना ले आते हैं। तो ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी और वैधव्य। अब ऐसा है कि वैधव्य का ये मतलब नहीं कि वैधव्य ही होना, 2-3 उपाय हैं। मंगल दोष की शांति अर्थात अर्क विवाह, विष्णु प्रतिमा विवाह, और साथ ही साथ कुंडली मिलाकर के विवाह करना। मानसी चौहान जी ने पूछा है, मेष लग्न की कुंडली, मंगल प्रथम भाव में, सूर्य केतु तीसरे भाव में, शुक्र बुध चौथे भाव में, गुरु पांचवें भाव में, चंद्र राहु नवें भाव में, वक्री शनि 10वें भाव में। कुंडली में 2023 से मंगल की दशा महादशा शुरू होने वाली है। जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कोई उपाय अवश्य दें। किसी उपाय की आवश्यकता नहीं। मेष लग्न की कुंडली में मंगल प्रथम भाव में ही बैठे, अगर अंश बल से बली है तो रोचक राजयोग है, और लग्नेश की दशा शुरू होने जा रही, तो फिर उपाय की क्या आवश्यकता है। परिस्थिति को देखिए, भगवान की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, यहाँ उपाय की क्या आवश्यकता हो सकती है। सूर्य की आराधना करिए, भगवान श्री हरि विष्णु आपके इष्ट देवता हैं, उनकी आराधना करिए, उसी से आपको फायदा मिल जाएगा। अगर मंगल का अंश कमजोर हो तो उसके लिए जरूर विचार होगा। मेष लग्न की कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति होते हैं, तो सूर्य होते हैं और देव गुरु बृहस्पति होते हैं। तो पहले सूर्य की स्थिति को देखिए। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में, कहाँ आपने बताया है, तो सूर्य केतु तीसरे भाव में बैठे हैं, तो मिथुन राशि में बैठे हैं सूर्य। अब देखा जाए तो सूर्य के पास अंश बल देख लीजिएगा, राहु केतु के साथ में है। वैसे कोई डिस्टर्ब तो उनको नहीं होना चाहिए, पर फिर भी स्थिति को देख करके माणिक्य पहना जा सकता है, उससे भी बल मिल जाएगा। बाकी पूजा पाठ से ही फायदा मिलेगा। विभा शर्मा ने पूछा है, यदि मिथुन लग्न में लग्नस्थ 20 अंश पर बुध और द्वितीय में 0 अंश का सूर्य हो तो क्या बुध अस्त हो जाएगा। यदि मिथुन लग्न में लग्नस्थ 20 अंश पर बुध और द्वितीय में 0 अंश का सूर्य हो तो इन दोनों के बीच की दूरी 10 अंश से खींच हुई ना। 13 अंश तक बुध अस्त रहते हैं, तो जी ये अस्त माने जाएंगे। नितेश जाट, मेरी सिंह लग्न की कुंडली में पंचम भाव में वक्री शनि विराजमान है, 14 डिग्री 30 कला। एकादश में गुरु विराजमान है, सप्तम में राहु, लग्न में सूर्य बुध मंगल केतु, दूसरे भाव में शुक्र देव विराजमान है। मेरे लिए वक्री शनि का प्रभाव कैसा रहेगा। मेरी सिंह लग्न की कुंडली में पंचम भाव में वक्री शनि विराजमान है, तो सिंह लग्न की कुंडली में जाकर के, वैसे तो धनु राशि में बैठे हैं शनि, लेकिन पंचम के शनि आप रोज ही सुनते हैं मेरे लिए कार्यक्रमों में कि बहुत अच्छा नहीं माना गया, बल्कि उच्च के शनि को भी यहाँ ठीक नहीं माना गया। हालांकि गुरु की राशि में बैठे पर ठीक तो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ बैठे शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम पर, लाभ पर, 7वीं और 10वीं दृष्टि धन पर पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब तो कर ही देते हैं, जीवन काल में परेशानी ले आ देते हैं। तो मैं शनि के प्रभाव को बहुत अच्छा कभी नहीं कहूँगा। अर्चना प्रोमिला जी हैं, इन्होंने पूछा है, धनु लग्न में लग्नेश गुरु, भाग्येश सूर्य, कर्मेश बुध और स्वयं षष्ठेश शुक्र चारों युति में षष्ठ भाव में है, परंतु भाव चलित में चारों ग्रह पंचम में बैठे हैं। किस भाव का फल मिलेगा, पंचम या षष्ठ का। पूछने की आवश्यकता नहीं कि भाव चलित में जहां ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं मुख्यतः वो वहीं का फल दे रहे हैं। हालांकि गणना के क्रम में सभी ग्रह षष्ठ में ही गिने जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये सारे ग्रह षष्ठ में गिने जाएंगे। जैसे लग्नेश गुरु षष्ठ में है तो अवयोग ही मान्य होगा, ये दुर्योग मान्य होगा। अब ये अलग बात है कि फल गुरु षष्ठ का न देकर के पंचम का दे रहे हैं, तो गुरु का फल पंचम का है, लेकिन दुर्योग की गणना यानी अवयोग की गणना तो मान्य ही होगी। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जिन दर्शकों का प्रश्न इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुआ है, उनकी जिज्ञासा 100% शांत हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।